अध्याय 31। डायना, अब उठने का समय हो गया है। मेरी माँ की आवाज़ धीमी लेकिन आग्रहपूर्ण थी। जवाब देने में बहुत थक जाने के कारण मैंने चमकीले रंग की पैचवर्क रजाई को अपने सिर पर खींच लिया, उम्मीद करते हुए कि वो मुझे नहीं ढूंढ पाएगी। मेरा शरीर एक सख्त गेंद की तरह सिकुड़ गया और मुझे आश्चर्य हुआ कि सब कुछ इतना दर्द क्यों कर रहा है। जागो, नींद में डूबे हुए मेरे पिता की कुंद उंगलियों ने कपड़े को पकड़ लिया। खुशी के एक झटके ने कुछ पल के लिए दर्द को किनारे कर दिया। उन्होंने खुद को भालू होने का नाटक किया और गुर्राए। खुशी से चीखते हुए मैंने अपने हाथों को कस लिया और हंसी, लेकिन जब उन्होंने कवर को खींचा तो ठंडी हवा मेरे चारों ओर फैल गई। कुछ गड़बड़ थी। मैंने एक आंख खोली। उम्मीद थी कि कैम्ब्रिज में मेरे कमरे में चमकीले पोस्टर और भरवां जानवर दिखेंगे, लेकिन मेरे बेडरूम में गीली ग्रे दीवारें नहीं थीं। मेरे पिता चमकती आंखों से मेरी ओर देखकर मुस्कुरा रहे थे। हमेशा की तरह उनके बाल सिरों पर घुंघराले थे और उन्हें कंघी करने की जरूरत थी और उनका कॉलर टेढ़ा था। मैं वैसे भी उनसे प्यार करता था और अपनी बाहें उनकी गर्दन के चारों ओर लपेटने की कोशिश करता था, लेकिन वे ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इसके बजाय उन्होंने मुझे धीरे से अपनी ओर खींचा। उनका अवास्तविक रूप मुझे ढाल की तरह छू रहा था। मिस बिशप, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। जब भी मैं घर पर चुपके से उनके अध्ययन कक्ष में चली जाती थी या देर रात को एक और कहानी सुनने के लिए नीचे चली जाती थी, तो वे हमेशा यही कहते थे, मैं बहुत थक गया हूँ। हालांकि उसकी शर्ट पारदर्शी थी, फिर भी उसमें किसी तरह बासी सिगरेट के धुएं और जेब में रखे चॉकलेट कारमेल की गंध बनी हुई थी। मुझे पता है, मेरे पिता ने कहा, उसकी आंखें अब नहीं चमकती। लेकिन तुम अब सो नहीं सकते। तुम्हें जागना होगा। मेरी माँ के हाथ अब मुझ पर थे, मुझे मेरे पिता की गोद से छुड़ाने की कोशिश कर रहे थे। पहले मुझे कहानी का बाकी हिस्सा बताओ, मैंने विनती की, और बुरे हिस्से को छोड़ दो। यह उस तरह से काम नहीं करता। मेरी माँ ने अपना सिर हिलाया और मेरे पिता ने दुखी होकर मुझे उनकी बाहों में सौंप दिया। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। मेरे बच्चे की आवाज़ विशेष उपचार के लिए विनती कर रही थी। मेरी माँ की आह पत्थर की दीवारों से टकराकर रुक गई। मैं बुरे हिस्सों को छोड़ नहीं सकती। तुम्हें उनका सामना करना ही होगा। क्या तुम ऐसा कर सकती हो, छोटी चुड़ैल? ये सोचने के बाद कि क्या आवश्यक होगा, मैंने सिर हिला दिया। हम कहाँ थे? मेरी माँ ने पूछा, जो कि क्यूबिलेट के बीच में भूतिया भिक्षु के बगल में बैठी थी। वह चौंक गया और कुछ इंच दूर चला गया। मेरे पिता ने अपने हाथ के पिछले हिस्से से मुस्कुराहट को दबाते हुए मेरी माँ की तरफ उसी तरह देखा जैसे मैंने मैथ्यू को देखा था। मुझे याद है, उसने कहा। डायना एक अंधेरे कमरे में बंद थी, बिल्कुल अकेली। वो घंटों सोती रही और सोचती रही कि वो कैसे बाहर निकलेगी। फिर उसने खिड़की पर दस्तक सुनी। मैं राजकुमार थी। मैं चुड़ैलों द्वारा अंदर फंसी हुई हूँ। डायना रो पड़ी। राजकुमार ने खिड़की तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह जादुई कांच से बनी थी और वो उसे तोड़ भी नहीं सका। फिर राजकुमार दौड़कर दरवाजे की ओर गया और उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह एक जादुई ताले से बंधा हुआ था। उसने दरवाजे को फ्रेम में खटखटाया, लेकिन लकड़ी बहुत मोटी थी और वह हिली नहीं। क्या राजकुमार मजबूत नहीं था? मैंने पूछा। मुझे थोड़ी नाराजगी हुई कि वह इस कार्य के लिए सक्षम नहीं था। बहुत ताकतवर, उसकी माँ ने गंभीरता से कहा, लेकिन वह कोई जादूगर नहीं था। इसलिए डायना ने राजकुमार के लिए कुछ और आजमाने के लिए इधर उधर देखा। उसने छत में एक छोटा सा छेद देखा। यह उसके जैसी चुड़ैल के लिए बस इतना बड़ा था कि वो उसमें से निकल सके। डायना ने राजकुमार से कहा कि वो उड़कर ऊपर आए और उसे ऊपर उठाए, लेकिन राजकुमार उड़ नहीं सका। मोल, क्योंकि वह जादूगर नहीं था, मैंने दोहराया। हर बार जब जादू या जादूगर का जिक्र होता तो भिक्षु अपने आप को क्रॉस का निशान लगा लेता। मेरी माँ ने सही कहा, लेकिन डायना को याद आया कि एक बार वह उड़ चुकी थी। उसने नीचे देखा और एक चांदी के रिबन का किनारा पाया। यह उसके चारों ओर कसकर लपेटा हुआ था, लेकिन जब उसने अंत को खींचा तो रिबन ढीला हो गया। डायना ने इसे अपने सिर के ऊपर फेंक दिया। फिर उसके शरीर के लिए आकाश।
तक उसका पीछा करने के अलावा कुछ नहीं बचा था। जब वह छत के छेद के करीब पहुंची तो उसने अपनी बाहें एक साथ रखीं, उन्हें सीधा फैलाया और रात की हवा में चली गई। मुझे पता था कि तुम ये कर सकते हो, राजकुमार ने कहा, और वे हमेशा खुशी से रहने लगे, मैंने दृढ़ता से कहा। मेरी माँ की मुस्कान कड़वी मीठी थी। हाँ, डायना, उसने मेरे पिता को एक लंबी नज़र से देखा, जिस तरह की नज़र बच्चे बड़े होने तक नहीं समझ पाते। मैंने खुशी से आह भरी, और इससे कोई फर्क नहीं पड़ा कि मेरी पीठ में आग लगी थी या यह एक अजीब जगह थी जहाँ लोगों को आप आर पार देख सकते थे। मेरी माँ ने मेरे पिता से कहा, ये समय है। उन्होंने सिर हिलाया। मेरे ऊपर भारी लकड़ी एक प्राचीन पत्थर से टकराए और कान फटने जैसा जोरदार धमाका हुआ। डायना, ये मैथ्यू था। वह बेचैन लग रहा था। उसकी चिंता ने मेरे शरीर में राहत और एड्रेनालाइन की एक साथ लहर दौड़ा दी। मैथ्यू, मेरी पुकार एक धीमी कर्कश आवाज के रूप में निकली। मैं नीचे आ रहा हूँ। मैथ्यू की प्रतिक्रिया उस सारे पत्थर पर गूंजती हुई मेरे सिर में चोट लगी। ये धड़क रहा था और मेरे गाल पर कुछ चिपचिपा था। मैंने चिपचिपाहट को अपनी उंगली पर रगड़ा, लेकिन अंधेरा इतना था कि मैं देख नहीं पाया कि यह क्या था। नहीं, एक गहरी कर्कश आवाज ने कहा, तुम वहां जा सकते हो, लेकिन मैं तुम्हें काट नहीं पाऊंगा। और हमें ये काम जल्दी करना होगा, मैथ्यू। वे उसे लेने के लिए वापस आएंगे। मैंने ये देखने के लिए ऊपर देखा कि कौन बोल रहा है, लेकिन केवल एक पीला सफ़ेद घेरा ही दिखाई दे रहा था। डायना, मेरी बात सुनो। मैथ्यू अब थोड़ा कम चिल्लाया। तुम्हें उड़ना है। क्या तुम ऐसा कर सकती हो? मेरी माँ ने उत्साहपूर्वक सिर हिलाया। अब समय आ गया है कि तुम जाग जाओ और चुड़ैल बन जाओ। अब रहस्यों की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा लगता है। मैंने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। मेरा दाहिना टखना मेरे नीचे से निकल गया और मैं अपने घुटने पर जोर से गिर गया। क्या तुम्हें यकीन है कि सतू चला गया है? यहाँ मेरे और मेरे भाई बाल्डविन के अलावा कोई नहीं है। उड़ो और हम तुम्हें वहाँ से ले जाएंगे। दूसरे आदमी ने कुछ सोचा और मैथ्यू ने जवाब दिया, गुस्से से। मैं नहीं जानता था कि बाल्डविन कौन था, और आज मैं काफ़ी अजनबियों से मिल चुका था, यहाँ तक कि मैथ्यू भी पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा था। सतू ने जो कहा उसके बाद मैंने छिपने के लिए कोई जगह ढूंढी। तुम मैथ्यू से नहीं छिप सकते, मेरी माँ ने मेरे पिता की ओर एक उदास मुस्कान बिखेरते हुए कहा। वो तुम्हें हमेशा ढूंढ लेगा, चाहे कुछ भी हो। तुम उस पर भरोसा कर सकते हो। वो वही है जिसका हम इंतजार कर रहे थे। मेरे पिता ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और मुझे मैथ्यू की बाहों का एहसास याद आ गया। कोई मुझे इस तरह से थामे हुए है, वह मुझे धोखा नहीं दे सकता। डायना, कृपया कोशिश करो। मैथ्यू अपनी आवाज़ में विनती को रोक नहीं सका। उड़ने के लिए मुझे एक चांदी के रिबन की जरूरत थी, लेकिन मेरे चारों ओर कोई रिबन नहीं था। आगे क्या करना है, यह न जानते हुए मैंने अंधेरे में अपने माता पिता को खोजा। वे पहले से ज्यादा पीले पड़ गए थे। क्या तुम उड़ना नहीं चाहते? मेरी माँ ने पूछा। डायना, मेरे पिता ने कहा था, जादू दिल में है। मत भूलना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और कल्पना की कि रिबन अपनी जगह पर आ गया है। अपनी उंगलियों में रिबन का सिरा मजबूती से पकड़े हुए मैंने उसे अंधेरे में टिमटिमाती सफ़ेद अंगूठी की ओर फेंका। रिबन खुल गया और छेद से निकल गया और मेरे शरीर को अपने साथ ले गया। मेरी माँ मुस्कुरा रही थी और मेरे पिता उतने ही गर्व से भरे हुए दिख रहे थे जितने तब दिखे थे जब उन्होंने मेरी पहली साइकिल से प्रशिक्षण पहिए हटाए थे। मैथ्यू ने नीचे देखा, उसके साथ एक और चेहरा था जो शायद उसके भाई का था। उनके साथ भूतों का एक समूह था जो इस बात से हैरान थे कि इतने सालों के बाद कोई जीवित बच निकला। भगवान का शुक्र है, मैथ्यू ने सांस लेते हुए अपनी लंबी सफ़ेद उंगलियां मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। मेरा हाथ पकड़ो। जिस क्षण उसने मुझे अपनी गिरफ्त में लिया, मेरे शरीर का भारहीनता खत्म हो गया। मेरी बाँह, मैंने चिल्लाते हुए कहा क्योंकि मांसपेशियां खींच गई थीं और मेरी बाँह पर घाव हो गया था। मैथ्यू ने मेरे कंधे को पकड़ लिया, दूसरे अपरिचित हाथ की मदद से। उन्होंने मुझे ओब्लियट से बाहर निकाला और मैं एक पल के
लिए मैथ्यू की छाती से दब गई। मैंने उसके स्वेटर को मुट्ठी में पकड़ लिया और उससे चिपक गई। मैं जानता था कि तुम ये कर सकते हो, वह मेरी माँ की कहानी के राजकुमार की तरह फुसफुसाया, उसकी आवाज़ राहत से भरी थी। हमारे पास इसके लिए समय नहीं है। मैथ्यू का भाई पहले से ही गलियारे से दरवाजे की ओर दौड़ रहा था। मैथ्यू ने मेरे कंधों को पकड़ लिया और मेरी चोटों को तेजी से देखने लगा। सूखे खून की गंध से उसके नथुने फूल गए। क्या तुम चल सकती हो? उसने धीरे से पूछा। उसे उठाओ और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो तुम्हें थोड़े से खून से ज्यादा चिंता करनी पड़ेगी। दूसरा पिशाच चिल्लाया। मैथ्यू ने मुझे आटे की बोरी की तरह उठा लिया और दौड़ना शुरू कर दिया। उसका हाथ मेरी पीठ के निचले हिस्से पर कसकर था। मैंने अपने होंठ काटे और अपनी आंखें बंद कर ली ताकि मेरे नीचे की भागदौड़ मुझे सतू के साथ उड़ने की याद न दिलाए। हवा में बदलाव ने मुझे बताया कि मैं आज़ाद हूँ। जैसे ही मेरे फेफड़े भर गए, मैं कांपने लगा। फर्श। मैथ्यू और भी तेजी से भागा, मुझे एक हेलीकॉप्टर की ओर ले गया जो कि महल की दीवारों के बाहर गंदगी वाली सड़क पर खड़ा था। उसने अपने शरीर को मेरे ऊपर से सुरक्षापूर्वक झुकाया, उसके चमकीले तांबे के बाल। हेलीकॉप्टर के खुले दरवाजे में कूद गया। उसका भाई पीछे पीछे आया। कॉकपिट कंट्रोल से रोशनी हरी हो गई। मेरा पैर बाल्डविन की जांघ से टकराया जब वह बैठा था, और उसने मुझे घृणा और जिज्ञासा से भरी नज़र से देखा। उसका चेहरा मैथ्यू के अध्ययन में देखे गए दृश्यों से परिचित था, पहले कवच के सूट में प्रकाश में, फिर लाजर के शूरवीरों की मुहरों को छूने पर। मुझे लगा कि तुम मर चुके हो। मैं मैथ्यू की ओर सिकुड़ गया। बाल्डविन की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने पायलट से चिल्ला कर कहा, चलो, और हम आसमान में उड़ गए। हवा में उड़ने से सतू की यादें ताज़ा हो गईं और मेरा कांपना भी बढ़ गया। वह सदमे में चली गई है, मैथ्यू ने कहा। क्या ये चीज़ और तेज चल सकती है, बाल्डविन? उसे बाहर निकालो, बाल्डविन ने अधीरता से कहा। मेरे पास कोई शामक दवा नहीं है। हाँ, तुम ऐसा कर सकते हो। उसके भाई की आंखें चमक उठीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं ऐसा करूं? मैथ्यू ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा कांपना थोड़ा कम हो गया, लेकिन हर बार जब हेलीकॉप्टर नीचे झुकता और लहराता, तो हवा में सतू की मेरी यादें वापस आ जातीं। भगवान की कसम, मैथ्यू, वह डर गई है, बाल्डविन ने गुस्से से कहा। बस करो। मैथ्यू ने अपने होंठ तब तक काटे जब तक कि उसकी चिकनी त्वचा पर खून की एक बूंद नहीं जम गई। उसने मुझे चूमने के लिए अपना सिर नीचे झुकाया। नहीं, मैंने उसके मुंह से बचने के लिए छटपटाया। मुझे पता है तुम क्या कर रहे हो। सतू ने मुझे बताया है। तुम मुझे चुप कराने के लिए अपने खून का इस्तेमाल कर रहे हो। तुम सदमे में हो, डायना। मेरे पास बस इतना ही है। मुझे तुम्हारी मदद करने दो। उसका चेहरा पीड़ा से भरा हुआ था। मैंने हाथ ऊपर करके अपनी उंगली पर खून की बूंद पकड़ी। नहीं, फिर इसे करो। अब चुड़ैलों के बीच मैथ्यू के नियंत्रण में मेरे होने के बारे में कोई गपशप नहीं होगी। मैंने अपनी सुन्ना उंगलियों से नमकीन तरल चूसा। मेरे मुंह की नसें सुन्ना होने से पहले होंठ और जीभ में झुनझुनी हुई। अगली बात जो मैंने महसूस की, वह ये कि मेरे गालों पर ठंडी हवा थी, जो मार्थे की जड़ी बूटियों से सुगंधित थी। हम सैप्टटूर्स के बगीचे में थे। मैथ्यू की बाहें मेरी दर्द भरी पीठ के नीचे सख्त थीं, और उसने मेरा सिर अपनी गर्दन में छिपा लिया था। मैं हिली, इधर उधर देखा। हम घर आ गए हैं, वह फुसफुसाते हुए महल की रोशनी की ओर बढ़ गया। यसाबेउ और मार्थे, मैंने सिर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, क्या वे ठीक हैं? बिल्कुल ठीक है, मैथ्यू ने मुझे और करीब लाते हुए जवाब दिया। हम रसोई के गलियारे में चले गए, जो रोशनी से जगमगा रहा था। इससे मेरी आंखों में दर्द हुआ, और मैं तब तक उससे दूर रहा जब तक कि दर्द कम नहीं हो गया। मेरी एक आंख दूसरी से छोटी लग रही थी, और मैंने बड़ी आंख को छोटा कर दिया ताकि वे मेल खाएं। पिशाचों का एक समूह दिखाई दिया, जो कॉरिडोर के नीचे खड़ा था। मैथ्यू और मेरी तरफ से। बाल्डविन उत्सुक दिख रहा था, यसाबेउ क्रोधित, मार्थे गंभीर और चिंतित। यसाबेउ ने एक कदम देखा, और मैथ्यू ने गुर्राहट की।
मैथ्यू, उसने धैर्यपूर्ण स्वर में कहा। उसकी आंखें मुझ पर टिकी हुई थीं और उसमें मात्र चिंता का भाव था। तुम्हें उसके परिवार को फोन करना होगा। तुम्हारा फोन कहाँ है? उसकी बाहें कस गईं। मेरा सिर मेरी गर्दन के लिए बहुत भारी लग रहा था। मैथ्यू के कंधे पर सिर टिकाना मेरे लिए आसान था। मुझे लगता है कि मैं उसकी जेब में हूँ, लेकिन वह इसे पाने के लिए चुड़ैल को नहीं छोड़ेगा। नहीं, वह तुम्हें इसे निकालने के लिए इतना करीब आने देगा। बाल्डविन ने यसब्यू को अपना फोन दिया। इसका इस्तेमाल करो। बाल्डविन की नज़र मेरे घायल शरीर पर इतनी बारीकी से घूमी कि ऐसा लगा जैसे बर्फ की पोटली एक एक करके लगाए और हटाई जा रही हो। वो निश्चित रूप से ऐसी दिखती है जैसे वो किसी युद्ध से गुजरी हो। उसकी आवाज़ में अनिच्छा से प्रशंसा व्यक्त हुई। मार्थे ने ओसिटान भाषा में कुछ कहा और मैथ्यू के भाई ने सिर हिलाया। टीसी, उन्होंने मेरी ओर मूल्यांकन दृष्टि से देखते हुए कहा। इस बार नहीं, बाल्डविन, मैथ्यू ने गरजते हुए कहा। नंबर, मैथ्यू, यसब्यू ने अपने बेटे का ध्यान बटाने के लिए तेजी से कहा। उसने उसे झट से बोल दिया और उसकी मां ने संबंधित बटन दबा दिए। हल्की इलेक्ट्रॉनिक ध्वनि सुनाई दी। मैं ठीक हूँ। जब सारा ने फोन उठाया तो मैंने बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे नीचे उतारो, मैथ्यू। नहीं, ये यसाबेव दे क्लेरमोंट है। डायना हमारे साथ है। जब तक यसब्यू के हिमखंड के स्पर्श बहते रहे, तब तक और अधिक शांति थी। उसे चोट लगी है, लेकिन उसकी चोटें जानलेवा नहीं हैं। फिर भी मैथ्यू को उसे घर ले जाना चाहिए। आपके लिए नहीं, वह मेरा पीछा करेगी। सतू को सारा और एम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, मैंने कहा और खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा। मैथ्यू, बाल्डविन ने गुर्राते हुए कहा, मार्थे को उसका ध्यान रखने दो या उसे चुप रहने दो। इससे दूर रहो, बाल्डविन, मैथ्यू ने झपट्टा मारा। उसकी ठंडी जुबान मेरे गालों को छू गई और मेरी नब्ज धीमी हो गई। उसकी आवाज़ धीमी होकर बड़बड़ाने लगी। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो तुम नहीं करना चाहते। हम उसे पिशाचों से बचा सकते हैं। यसब्यू ने दूर से आवाज़ लगाई, लेकिन दूसरी चुड़ैलों से नहीं। उसे उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो ऐसा कर सकते हैं। बातचीत धीमी हो गई और धूसर कोहरे का पर्दा छा गया। इस बार मुझे मैथ्यू के टॉवर में ऊपर की मंजिल पर होश आया। हर मोमबत्ती जल रही थी और चूल्हे में आग धधक रही थी। कमरा लगभग गर्म हो गया था, लेकिन एड्रेनालाइन और सदमे ने मुझे सिहरन पैदा कर दी। मैथ्यू फर्श पर अपनी एड़ियों के बल बैठा था और मुझे अपने घुटनों के बीच में टिकाए हुए था। मेरी दाहिनी बांह की जांच कर रहा था। मेरे खून से लथपथ पुलोवर में एक लंबा चीरा था जहां सतू ने मुझे काटा था। एक ताज़ा लाल दाग गहरे धब्बों में रिस रहा था। मार्थे और यसाबेव द्वार पर चौकन्ने बाजों की तरह खड़े थे। मैथ्यू ने कहा, मैं अपनी वसीयत का ख्याल रख सकता हूँ, माँ। बेशक, मैथ्यू, यसाबेव ने अपने पेटेंटेड आज्ञाकारी स्वर में बड़बड़ाया। मैथ्यू ने आस्तीन का आखिरी इंच फाड़कर मेरे शरीर को पूरी तरह से उजागर कर दिया और उसने कसम खाई। मेरा बैग ले आओ, मार्थे। नहीं, उसने दृढ़ता से कहा। वह गंदी है, मैथ्यू। उसे नहाने दो, यसाबेव ने मार्थे को सहारा देते हुए कहा। डायना ठंड से कांप रही है और तुम उसकी चोटें भी नहीं देख सकते। इससे कोई मदद नहीं मिल रही है, मेरी बच्ची। नहीं नहाना, उन्होंने दृढ़तापूर्वक कहा। क्यों नहीं? यसब्यू ने अधीरता से पूछा। उसने सीढ़ियों की ओर इशारा किया और मार्थे चली गई। पानी उसके खून से भरा होगा, उसने कसकर कहा। बाल्डविन को इसकी गंध आ जाएगी। ये यरूशलेम नहीं है, मैथ्यू, यसब्यू ने कहा। उसने इस मीनार में कभी पैर नहीं रखा है, जब से यह बनी है। यरूशलेम में क्या हुआ? मैं उस स्थान पर पहुंचा जहां मैथ्यू का चांदी का ताबूत आमतौर पर लटका रहता था। मेरे प्यार, मुझे तुम्हारी पीठ देखने की जरूरत है। ठीक है, मैंने धीरे से फुसफुसाया। मेरा मन भटक गया, सेब के पेड़ और मेरी माँ की आवाज़ की तलाश में। मेरे लिए पेट के बल लेट जाओ। महल के ठंडे पत्थर के फर्श जहां सतू ने मुझे नीचे दबा रखा था, मेरी छाती और पैरों के नीचे बहुत स्पष्ट थे। नहीं, मैथ्यू, तुम्हें लगता है कि मैं रहस्य तो रखता हूँ, पर मैं अपने जादू के बारे में कुछ नहीं जानता। सतू ने कहा।
मैथ्यू ने फिर कसम खाई, यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है और तुम्हारा जादू मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके ठंडे हाथ ने मेरा हाथ पकड़ लिया, उसकी नज़र की तरह ही पक्का और दृढ़। बस मेरे हाथ पर आगे झुक जाओ, मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। उसकी जांघ पर बैठकर मैं कमर से झुक गई और अपनी छाती को हमारे हाथों पर टिका दिया। इस स्थिति में मेरी पीठ की त्वचा में दर्द हो रहा था, लेकिन यह विकल्प से बेहतर था। मेरे नीचे मैथ्यू अकड़ गया। तुम्हारी ऊन तुम्हारी त्वचा से चिपकी हुई है, मैं इसके कारण कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। इसे निकालने से पहले हमें तुम्हें कुछ देर के लिए स्नान में रखना होगा। क्या तुम टब भर सकते हो, यसब्यू? उसकी माँ गायब हो गई, उसकी अनुपस्थिति के साथ बहते पानी की आवाज़ भी आई। ज्यादा गर्म नहीं है, उसने उसके पीछे से सॉफ्टी को पुकारा। यरूशलेम में क्या हुआ? उसने फिर पूछा। बाद में उन्होंने मुझे धीरे से उठाते हुए कहा, रहस्यों के लिए समय बीत चुका है। मैथ्यू, उसे बताओ और जल्दी करो। यसब्यू ने बाथरूम के दरवाजे से तीखी आवाज में कहा, वह तुम्हारी पत्नी है और उसे जानने का अधिकार है। जरूर कुछ भयानक हुआ होगा, नहीं तो आप लाजरस के ताबूत में कीड़ा नहीं मार पाते। मैंने उसके दिल के ऊपर खाली जगह पर हल्के से दबाव डाला। हताश भाव से मैथ्यू ने अपनी कहानी शुरू की। ये कहानी उसके मुंह से जल्दी जल्दी एकाएक निकली। मैंने जेरूसलम में एक महिला को मार डाला। वह बाल्डविन और मेरे बीच आ गई। बहुत खून खराबा हुआ। मैं उससे प्यार करता था और उसने किसी और को मारा था, किसी चुड़ैल को नहीं, बल्कि एक इंसान को। मेरी उंगली ने उसके होठों को शांत कर दिया। अभी के लिए इतना ही काफी है। ये बहुत समय पहले की बात है। मैं शांत महसूस कर रही थी, लेकिन फिर से कांप रही थी, किसी भी राक्षसी रहस्योद्घाटन को सहन करने में असमर्थ। मैथ्यू ने मेरा बायां हाथ अपने होठों पर लाया और मेरी उंगलियों पर जोर से चूमा। उसकी आंखों ने मुझे वो बता दिया जो वो जोर से नहीं कह सकता था। आखिरकार उसने मेरा हाथ और मेरी आंखें दोनों छोड़ दी और बोला, अगर तुम बाल्डविन के बारे में चिंतित हो तो हम इसे दूसरे तरीके से करेंगे। हम उनको कंप्रेस से भिगो सकते हैं या तुम नहा सकती हो। मेरी पीठ पर पानी गिरने या दबाव पड़ने के विचार मात्र से ही मैं बाल्डविन की प्यास को जोखिम में डालने के लिए तैयार हो गया। स्नान करना बेहतर होगा। मैथ्यू ने मुझे गुनगुने पानी में उतारा। मेरे दौड़ने के जूते तक पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे। टब में लेटा हुआ, मेरी पीठ चीनी मिट्टी से दूर खींची गई और पानी धीरे धीरे मेरे फैंस पुलोवर में घुस रहा था। मैंने धीरे धीरे पानी छोड़ने की प्रक्रिया शुरू की। मेरे पैर पानी के नीचे हिल रहे थे और नाच रहे थे। प्रत्येक मांसपेशी और तंत्रिका को आराम करने के लिए कहा गया था और कुछ ने आज्ञा मानने से इनकार कर दिया। जब मैं भीग रही थी, मैथ्यू मेरे चेहरे पर झुक गया। उसकी उंगलियां मेरे गालों को दबा रही थीं। उसने चिंता में भौहें सिकोड़ी और मार्थे को धीरे से बुलाया। वो एक बड़े काले मेडिकल बैग के साथ आई। मैथ्यू ने एक छोटी सी टॉर्च निकाली और मेरी आंखों की जांच की। उसके होंठ एक दूसरे से कसकर चिपके हुए थे। मेरा चेहरा फर्श से टकराया। मैंने मुंह सिकोड़ा। क्या ये टूट गया है? मुझे ऐसा नहीं लगता, मोनकोइर, बस बुरी तरह से चोट लगी है। मार्थे ने पैकेट खोला और रबिंग अल्कोहल की महक मेरी नाक तक पहुंची। जब मैथ्यू ने मेरे गाल के चिपचिपे हिस्से पर पैर रखा तो मैंने लब के किनारों को पकड़ लिया। मेरी आंखें आंसुओं से भर गईं। पैर लाल हो गया। मैंने इसे पत्थर के किनारे से काटा था। मेरी आवाज़ तथ्यात्मक थी, जो दर्द के कारण वापस आई सतू की यादों को शांत करने की कोशिश थी। मैथ्यू की ठंडी उंगलियों ने उस चुभने वाले घाव को छुआ, जहां वह मेरे बालों की रेखा के नीचे गायब हो गया था। मैं सती हूँ, आपको टांके लगाने की जरूरत नहीं है। उसने मरहम का एक जार उठाया और मेरी त्वचा पर थोड़ा सा मलहम लगाया। उसमें बगीचे से पुदीने और जड़ी बूटियों की खुशबू आ रही थी। क्या आपको किसी दवा से एलर्जी है? उसने पूछा जब वह बात खत्म कर चुका था। मैंने अपना सिर हिला दिया। उसने फिर से मार्थे को पुकारा, जो अपने हाथों में तौलिए भरकर दौड़ती हुई आई। उसने दवाओं की एक सूची बताई और मार्थे ने सिर हिलाया, अपनी जेब से चाबियों का एक सेट निकाला।
केवल एक दवा जानी पहचानी थी, मॉर्फिन। मैंने पूछा। मेरी नब्ज तेजी से धड़कने लगी। इससे दर्द कम होगा, अन्य दवाएं सूजन और संक्रमण से लड़ेंगी। नहाने से मेरी चिंता कुछ कम हुई और मेरा सदमा भी कम हुआ, लेकिन दर्द बढ़ता जा रहा था। इसे दूर करने की संभावना आकर्षक थी और मैंने अनिच्छा से नहाने से बाहर निकलने के बदले में दवा लेने के लिए सहमति व्यक्त की। जंग लगे पानी में बैठने से मुझे घबराहट हो रही थी। हालांकि बाहर चढ़ने से पहले मैथ्यू ने मेरे दाहिने पैर को देखने पर जोर दिया। उसने मेरे जूते के तले को अपने कंधे पर टिकाकर उसे पानी से बाहर निकाला। उस दृष्टि दबाव से भी मैं हौंफने लगा था। यसाब्यू, क्या आप कृपया यहाँ आ सकते हैं? मार्थे की तरह यसाब्यू भी अपने बेटे की मदद की जरूरत पड़ने पर बेडरूम में धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रही थी। जब वह अंदर आई तो मैथ्यू ने उसे मेरे पीछे खड़ा कर दिया, जबकि उसने पानी से भीगे हुए जूते के फीते को आसानी से खोला और मेरे पैर से जूता निकालना शुरू कर दिया। यसाब्यू ने मेरे कंधों को पकड़ रखा था ताकि मैं टब से बाहर निकलने के लिए छटपटा न सकूं। मैथ्यू की जांच के दौरान मैं रोया, तब भी जब उसने जूता खींचने की कोशिश करना बंद कर दिया और उसे ठीक उसी तरह फाड़ना शुरू कर दिया जैसे कोई ड्रेसमेकर महीन कपड़े को काटता है, और मेरी मोजे को भी फाड़ दिया और मेरी लेगिंग की सिलाई के साथ साथ कपड़े को भी फाड़ दिया, फिर टखने को दिखाने के लिए कपड़े को हटा दिया। इसके चारों ओर एक छल्ला था, जैसे कि इसे एक हथकड़ी में बंद कर दिया गया था जो त्वचा के माध्यम से जल गई थी, जिससे ये काला हो गया था और जगह जगह अजीब सफ़ेद धब्बे के साथ फफोले पड़ गए थे। मैथ्यू ने ऊपर देखा, उसकी आंखें गुस्से से भर गईं। ये कैसे हुआ? सतू ने मुझे उल्टा लटका दिया। वह देखना चाहती थी कि मैं उड़ सकता हूँ या नहीं। मैं अनिश्चित भाव से मुड़ा, ये समझने में असमर्थ था कि इतने सारे लोग मुझ पर उन बातों के लिए क्यों क्रोधित थे जो मेरी गलती नहीं थी। यसाब्यू ने धीरे से मेरा पैर पकड़ लिया। मैथ्यू टब के पास घुटनों के बल बैठा था, उसके काले बाल माथे से पीछे की ओर खींचे हुए थे और उसके कपड़े पानी और खून से खराब हो गए थे। उसने मेरा चेहरा अपनी ओर घुमाया और मुझे भयंकर सुरक्षा और गर्व के मिश्रण से देखा। आपका जन्म अगस्त में हुआ है न? सिंह राशि के अंतर्गत। वह पूरी तरह से फ्रांसीसी लग रहा था। ऑक्सब्रिज का अधिकांश उच्चारण गायब था। मैंने सिर हिलाया। तो अब मुझे तुम्हें मेरी शेरनी कहना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ वही तुम्हारी तरह लड़ सकती थी। लेकिन शेरनी को भी अपने रक्षकों की जरूरत होती है। उसकी नज़रें मेरी दाहिनी बांह की ओर झुकी हुई थीं। मेरे लब को पकड़ने की वजह से खून बहना फिर से शुरू हो गया था। तुम्हारे टखने में मोच आ गई है, लेकिन ये गंभीर नहीं है। मैं इसे बाद में बांध दूंगा। अब चलो तुम्हारी पीठ और बांह पर चलते हैं। मैथ्यू ने मुझे टब से बाहर निकाला और नीचे बैठाया, मुझे अपने दाहिने पैर से वजन कम करने का निर्देश दिया। मार्थे और यसाब्यू ने मुझे संभाला जबकि उसने मेरी लेगिंग और अंडरक्लॉथ काट दिए। शरीर के बारे में आधुनिक तथ्यात्मकता वाले 3 पिशाचों ने मुझे उनके सामने अर्धनग्न खड़े होने पर अजीब तरह से बेपरवाह बना दिया। मैथ्यू ने मेरे गीले पुलोवर के सामने के हेम को उठाया, जिससे मेरे पेट पर एक गहरा बैंगनी रंग का घाव दिखाई दिया। क्राइस्ट, उसने कहा। उसकी उंगलियां मेरी जघन हड्डी के ऊपर दागदार मांस में धंस गईं। आखिर उसने ऐसा कैसे किया? सतू कोस्टर टेम्पर, हवा में उड़ने की याद और पेट में तेज दर्द से मेरे दांत किटकिटाने लगे। मैथ्यू ने मेरी कमर के चारों ओर तौलिया लपेट दिया। चलो पुलोवा उतार देते हैं, उसने गंभीर स्वर में कहा। वह मेरे पीछे गया और मेरी पीठ पर ठंडी धातु की चुभन महसूस हुई। तुम क्या कर रहे हो? मैंने सिर घुमाया, देखने के लिए बेताब। सतू ने मुझे घंटों तक पेट के बल लिटाए रखा था और मेरे पीछे किसी का होना, यहाँ तक कि मैथ्यू का भी, असहनीय था। मेरे शरीर में कंपन बढ़ गई। रुको, मैथ्यू, यसाब्यू ने तत्काल कहा। वह इसे सहन नहीं कर सकती। एक कैंची जमीन पर गिर पड़ी। कि ठीक है। मैथ्यू ने अपना शरीर मेरे शरीर से इस तरह सटा लिया जैसे कोई सुरक्षा कवच हो। उसने अपनी बाहें मेरी छाती पर रख दी और मुझे पूरी तरह से अपने आगोश में ले लिया। मैं इसे सामने से करूंगा। जब कंपन कम हो गया तो वह मेरे पास आया और मेरे शरीर से कपड़े को काटना शुरू कर दिया।
मेरी पीठ पर ठंडी हवा ने मुझे बताया कि वैसे भी अब ज्यादा कुछ नहीं बचा है। उसने मेरी ब्रा को काटा, फिर पुलोवर के सामने के पैनल को हटा दिया। जब मेरी पीठ से आखिरी टुकड़े गिरे तो यसाबेउ की सांस रुक गई। मारिया, देउमाइर, मार्थे स्तब्ध लग रही थी। क्या हुआ? उसने क्या किया? कमरा भूकंप में झूमर की तरह हिल रहा था। मैथ्यू ने मुझे अपनी मां के सामने घुमाया। उसके चेहरे पर दुख और सहानुभूति साफ झलक रही थी। ला सोर्सियोरे एस्ट मोटे, मैथ्यू ने धीरे से कहा। वह पहले से ही एक और चुड़ैल को मारने की योजना बना रहा था। बर्फ मेरी नसों में भर गई और मेरी दृष्टि के किनारों पर कालापन था। मैथ्यू ने मुझे अपने हाथों से पकड़ लिया और कहा, मेरे साथ रहो, डायना। क्या तुम्हें गिलियन को मारना था? मैंने रोते हुए कहा, हाँ। उसकी आवाज़ सपाट और मृत थी। तुमने मुझे ये बात किसी और से क्यों सुनने दी? मुझे बताओ कि तुम मेरे कमरे में थे कि तुम मुझे नशा देने के लिए अपने खून का इस्तेमाल कर रहे थे? क्यों, मैथ्यू? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरता था। तुम मेरे बारे में बहुत कम जानती हो, डायना। गोपनीयता, रक्षा करने की प्रवृत्ति, अगर जरूरत पड़े तो मार डालने की भी। मैं ऐसा ही हूँ। मैं उसके सामने झुकी, कमर पर सिर्फ एक तौलिया लपेटे हुए। मेरी बाहें मेरी नंगी छाती पर थीं और मेरी भावनाएं डर से लेकर गुस्से और फिर कुछ और गहरे में बदल रही थीं। तो तुम सत्तू को भी मार दोगे? हाँ। उसने कोई माफ़ी नहीं मांगी और न ही कोई और स्पष्टीकरण दिया, लेकिन उसकी आंखें मुश्किल से नियंत्रित क्रोध से भरी थीं। ठंडे और भूरे रंग की, उन्होंने मेरे चेहरे को देखा। तुम मुझसे कहीं ज्यादा बहादुर हो। मैंने तुम्हें पहले भी ये बताया है। क्या तुम देखना चाहते हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया? मैथ्यू ने मेरी कोहनी पकड़ते हुए पूछा। मैंने एक क्षण सोचा, फिर सिर हिला दिया। यस्बियू ने तीव्र ओसिटान भाषा में विरोध किया और मैथ्यू ने फुफकार कर उसे रोक दिया। वह ऐसा करते हुए बच गई, माँ। ऐसा देखना संभवतः इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। यस्बियू और मार्थे नीचे जाकर 2 दर्पण ले आए, जबकि मैथ्यू ने मेरे धड़ को तौलिए के हल्के स्पर्श से तब तक थपथपाया जब तक कि वह मुश्किल से ठंडा नहीं हो गया। मेरे साथ रहो, वो हर बार दोहराता था जब मैं खुरदरे कपड़े से दूर जाने की कोशिश करता था। महिलाएं सैलून से एक अलंकृत गिल फ्रेम में एक दर्पण और एक लंबा शेवल ग्लास लेकर चली गईं, जिसे केवल एक पिशाची टॉवर तक ले जा सकता था। मैथ्यू ने मेरे पीछे बड़ा दर्पण रखा और यस्बियू और मार्थे ने दूसरे को सामने रखा, इसे इस तरह से झुकाया कि मैं अपनी पीठ और मैथ्यू दोनों को देख सकूं। लू। लेकिन यह मेरी पीठ नहीं हो सकती। ये किसी और की पीठ थी, जिसकी खाल उधेड़ी गई थी और जिसे तब तक पीटा गया था जब तक उसकी त्वचा लाल, नीली और काली नहीं हो गई थी। उस पर भी अजीब निशान थे, वृत्त और चिन्ह। घावों के साथ आग की याद उभर आई। सतू ने कहा था कि वो मुझे खोल देगी। मैंने मंत्रमुग्धा होकर फुसफुसाया। लेकिन मैंने अपने रहस्य अंदर ही रखे, माँ, ठीक वैसे ही जैसे आप चाहती थीं। मैथ्यू ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, आखिरी चीज जो मैंने आईने में देखी थी, इससे पहले कि अंधेरा छा जाए। मैं फिर से बेडरूम की आग के पास जागा। मेरा निचला हिस्सा अभी भी एक तौलिया में लिपटा हुआ था और मैं एक डैम्स्क से ढकी कुर्सी के किनारे पर बैठा था, कमर से झुका हुआ था। मेरा धड़ एक और डैम्स्क से ढकी कुर्सी पर तकियों के ढेर पर लिपटा हुआ था। मैं केवल पैर देख सकता था और कोई मेरी पीठ पर मरहम लगा रहा था। यह मार्थे थी, उसकी खुरदरी ताकत मैथ्यू के ठंडे स्पर्श से स्पष्ट रूप से अलग थी। मैथ्यू, मैंने कर्कश स्वर में कहा और उसे देखने के लिए अपना सिर एक ओर घुमाया। उसका चेहरा दिखाई दिया। हाँ, मेरा साहस। दर्द कहाँ चला गया? मैं जादू हूँ, उसने कहा, मेरे लाभ के लिए एक तरफा मुस्कुराहट का प्रयास करते हुए। मॉफिन, मैंने धीरे से कहा, मार्थे को दी गई दवाओं की सूची को याद करते हुए। मैंने यही कहा था, हर कोई जो कभी दर्द में रहा है, वह जानता है कि मॉफिन और जादू एक ही हैं। अब जब तुम जाग गई हो, तो हम तुम्हें लपेटने जा रहे हैं। उसने मार्थे को एक पट्टी फेंकी, ये समझाते हुए कि यह सूजन को कम रखेगी और मेरी त्वचा की रक्षा करेगी। इससे मेरे स्तनों को बांधने का भी लाभ हुआ, क्योंकि मैं निकट भविष्य में ब्रा नहीं पहनूंगी।
उन दोनों ने मेरे धड़ के चारों ओर सफ़ेद सर्जिकल ड्रेसिंग की कई मील की दूरी तय की। दवाओं की बदौलत लंदन ने प्रक्रिया को एक जिज्ञासु भावना के साथ किया। हालांकि ये गायब हो गया जब मैथ्यू ने अपने मेडिकल बैग में टांके लगाने और टांके के बारे में बात करना शुरू किया। एक बच्चे के रूप में मैं गिर गया था और मेरी जांघ में मार्शमेलो को टोस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक लंबा कांटा फंस गया था। इसके लिए टांके लगाने की भी आवश्यकता थी और मेरे बुरे सपने महीनों तक चले। मैंने मैथ्यू को अपने डर के बारे में बताया, लेकिन वह अलग थलग था। तुम्हारे हाथ पर घाव बहुत गहरा है, डायना। जब तक इसमें टांके नहीं लगाए जाएंगे, ये ठीक नहीं होगा। बाद में महिलाओं ने मुझे कपड़े पहनाए, जबकि मैथ्यू ने कुछ शराब पी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। मेरे पास सामने की ओर बांधने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए मार्थे एक बार फिर गायब हो गई। मैथ्यू के कपड़ों से भरी अपनी बाहों के साथ लौटी। उन्होंने मुझे उसकी एक बढ़िया सूती शर्ट पहनाई। यह मुझ पर तैर रही थी, लेकिन मेरी त्वचा पर रेशमी थी। मार्थे ने सावधानी से मेरे कंधों के चारों ओर चमड़े से ढके बटनों के साथ एक काले कश्मीरी कार्डिगन को लपेटा, और उसने और यसब्यू ने मेरी अपनी एक जोड़ी स्ट्रेची काली पैंट को मेरे पैरों और मेरे कूल्हों के ऊपर से लपेटा। फिर मैथ्यू ने मुझे सोफे पर तकियों के एक घोंसले में लिटा दिया। बदली बदल लो, मार्थे ने आदेश दिया और उसे बाथरूम की ओर धकेल दिया। मैथ्यू ने जल्दी से स्नान किया और एक नई जोड़ी पतलून पहनकर बाथरूम से बाहर आया। उसने अपने बालों को आग के पास सुखाया और फिर अपने बाकी कपड़े पहन लिए। क्या तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी अगर मैं एक पल के लिए नीचे चला जाऊं? उसने पूछा। मार्थे और यसब्यू तुम्हारे साथ रहेंगे। मुझे संदेह था कि नीचे आने में उसका भाई भी शामिल था, और इनोदेड अभी भी शक्तिशाली दवा के प्रभाव को महसूस कर रहा था। जब वह चला गया तो यसब्यू बीच बीच में ऐसी भाषा में बड़बड़ाता रहा जो न तो ओसिटान थी और न ही फ्रेंच, और मार्थे बड़बड़ाती रही और परेशान होती रही। जब तक मैथ्यू फिर से प्रकट हुआ, तब तक उन्होंने कमरे से अधिकांश खराब कपड़े और खून से सने लिनन को हटा दिया था। फॉलन और हेक्टर साथ साथ चल रहे थे उसकी बगल में, उनकी जीभें बाहर लटक रही थीं। यसब्यू की आंखें सिकुड़ गईं। तुम्हारे कुत्ते मेरे घर में नहीं रहने चाहिए। फॉलन और हेक्टर ने यसब्यू से मैथ्यू की ओर दिलचस्पी से देखा। मैथ्यू ने अपनी उंगलियां चटकाईं और फर्श की ओर इशारा किया। कुत्ते नीचे बैठ गए, उनके चौकन्ने चेहरे मेरी ओर ताक रहे थे। जब तक हम नहीं चले जाते, वे डायना के साथ ही रहेंगे, उसने दृढ़ता से कहा, और यद्यपि उसकी मां ने आह भरी, फिर भी उसने उससे बहस नहीं की। मैथ्यू ने मेरे पैर उठाए और अपने शरीर को उनके नीचे सरका दिया। उसके हाथ हल्के से मेरे पैरों को सहला रहे थे। मार्थे ने उसके सामने वाइन का गिलास रख दिया, फिर मेरे हाथों में चाय का मग थमा दिया। वह और यसब्यू वहां से चले गए और हमें चौकस कुत्तों के साथ अकेला छोड़ दिया। मेरा मन भटक गया, मॉफिन और मैथ्यू की उंगलियों के सम्मोहक स्पर्श से शांत हो गया। मैंने अपनी यादों को छांटा, ये पहचानने की कोशिश की कि क्या सच था और क्या मैंने सिर्फ कल्पना की थी। क्या मेरी माँ का भूत वास्तव में ओब्लिएट में था, या यह असली अफ्रीका से पहले हमारे साथ बिताए समय की याद थी, या क्या यह मेरे दिमाग की काल्पनिक दुनिया में टूटकर तनाव से निपटने की कोशिश थी। मैंने भौहें सिकोड़ी। क्या हुआ, माँ लियोन? मैथ्यू ने चिंतित स्वर में पूछा। क्या तुम्हें दर्द हो रहा है? नहीं, मैं बस सोच रहा था। मैंने उसके चेहरे पर ध्यान केंद्रित किया, खुद को कोहरे से सुरक्षित किनारे तक खींचते हुए। कहाँ था? ला पियरे। यह एक पुराना महल है जिसमें कई सालों से कोई नहीं रहा है। मैं गेरबर्ट से मिला। मेरा दिमाग हॉपस्कॉच खेल रहा था। मैं एक जगह पर ज्यादा देर तक नहीं रुकना चाहता था। मैथ्यू की उंगलियां रुक गईं। वह वहां था, केवल शुरुआत में। जब हम पहुंचे तो वह और डोमेनिको इंतजार कर रहे थे। बुलसालू ने उन्हें भयभीत कर दिया। अच्छा, क्या उसने तुम्हें छुआ है? मैथ्यू का शरीर तनावग्रस्त हो गया। गाल पर। मैं कांप उठा। मैथ्यू, बहुत पहले से ही उसके पास पांडुलिपि थी। गेरबर्ट ने इस बात का बखान किया था कि उसने इसे स्पेन से कैसे लिया था, और तब भी वह जादू के प्रभाव में था। उसने एक चुड़ैल को मोहित करके रखा था, उम्मीद करता था कि वह जादू को तोड़ पाएगी।
क्या आप मुझे बताना चाहते हैं कि क्या हुआ? मुझे लगा कि यह बहुत जल्दी है और मैं उसे यह बताने ही वाली थी, लेकिन कहानी सामने आ गई। जब मैंने सतू के मुझे खोलने के प्रयासों के बारे में बताया ताकि वह अंदर के जादू को खोज सके, तो मैथ्यू उठा और मेरी पीठ को सहारा देने वाले तकियों की जगह अपने शरीर को रख लिया और मुझे अपनी टांगों के बीच में ले लिया। जब मैं बोलती थी और जब मैं बोल नहीं पाती थी और जब मैं रोती थी, तब भी वह मुझे थामे रहता था। जब मैंने मैथ्यू को सेटू द्वारा उसके बारे में बताई गई बातें बताईं, तो उसकी भावनाएं जो भी थीं, उसने उन्हें दृढ़ता से नियंत्रित रखा। यहाँ तक कि जब मैंने उसे बताया कि मेरी माँ एक सेब के पेड़ के नीचे बैठी हुई है, जिसकी जड़ें लापियरे के पत्थर के फर्श पर फैली हुई हैं, तो उसने कभी और विवरण के लिए जोर नहीं दिया, हालांकि उसके पास शायद 100 अनुत्तरित प्रश्न रहे होंगे। ये पूरी कहानी नहीं थी। मैंने अपने पिता की उपस्थिति, सोते समय की कहानियों की अपनी ज्वलंत यादें और सारा के पीछे के खेतों में दौड़ना भूल गया। मेडिसन में एक घर, लेकिन यह एक शुरुआत थी और इसका बाकी हिस्सा समय के साथ आएगा। अब हम क्या करें? मैंने अपनी बात समाप्त करते हुए पूछा। हम मंडली को सारा या एम या मार्थे और यसब्यू को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह आप पर निर्भर है, मैथ्यू ने धीरे से उत्तर दिया। अगर आपका मन भर गया हो तो मैं समझ सकता हूँ। मैंने उसे देखने के लिए अपनी गर्दन ऊपर उठाई, लेकिन वह मेरी आंखों से नजर नहीं मिला रहा था और खिड़की से बाहर अंधेरे में दृढ़ता से घूर रहा था। तुमने मुझसे कहा था कि हम जीवन भर के लिए एक दूसरे के साथ हैं। तुम्हारे बारे में मेरी भावनाएं कुछ भी नहीं बदलेंगी, लेकिन तुम पिशाच नहीं हो। आज तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैथ्यू ने रुककर फिर से शुरू किया। अगर तुमने मेरे बारे में अपना विचार बदल लिया है तो समझो। सतू भी मेरा मन नहीं बदल सकती थी, और उसने कोशिश भी की। मेरी माँ ने जब मुझसे कहा कि तुम ही वो हो जिसका मैं इंतजार कर रहा था, तो वह बहुत आश्वस्त लग रही थी। तभी मैं उड़ गया। ये बिल्कुल सच नहीं था। मेरी माँ ने कहा था कि मैथ्यू ही वो है जिसका हम इंतजार कर रहे थे, लेकिन चूंकि इसका कोई मतलब नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने तक ही सीमित रखा। तुम्हें यकीन है? मैथ्यू ने मेरी थोड़ी को ऊपर उठाया और मेरे चेहरे का अध्ययन किया। बिल्कुल, उसके चेहरे पर कुछ पीड़ा गायब हो गई। उसने मुझे छूने के लिए अपना सिर झुकाया, फिर पीछे हट गया। मेरे होंठ ही मेरा एकमात्र अंग हैं जो दर्द नहीं करते। इसके अलावा मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत थी कि दुनिया में ऐसे प्राणी भी हैं जो मुझे बिना दर्द पहुंचाए छू सकते हैं। उसने अपना मुंह धीरे से मेरे मुंह से सटाया। उसकी सांस लौंग और मसाले से भरी हुई थी। इसने लापियरे की यादों को दूर कर दिया और कुछ पलों के लिए मैं अपनी आंखें बंद करके उसकी बाहों में आराम कर सकता था। लेकिन आगे क्या होगा ये जानने की तत्काल आवश्यकता ने मुझे फिर से सतर्कता में ला दिया। तो अब क्या? लास्केड ने फिर पूछा। येसाबेउ सही कह रही है। हमें तुम्हारे परिवार के पास जाना चाहिए। पिशाच तुम्हें तुम्हारे जादू के बारे में सीखने में मदद नहीं कर सकते और चुड़ैलें तुम्हारा पीछा करती रहेंगी। कब? लापियरे के बाद मैं उसे जो भी अच्छा लगे करने देने में अजीब तरह से संतुष्ट थी। मैथ्यू ने मेरे नीचे थोड़ा सा झटका दिया। मेरी आज्ञाकारिता पर उसका आश्चर्य स्पष्ट था। हम बाल्डविन से मिलेंगे और हेलीकॉप्टर से लियोन जाएंगे। उसका विमान ईंधन से भरा हुआ है और उड़ान भरने के लिए तैयार है। सतू और मंडली की अन्य चुड़ैलें तुरंत यहाँ वापस नहीं आएंगी, लेकिन वे वापस आएंगी, उसने गंभीर रूप से कहा। येसाबेउ और मार्थे आपके बिना सैप्ट टूर्स में सुरक्षित रहेंगे। मैथ्यू की हंसी मेरे अंदर गूंज उठी। वे इतिहास के हर बड़े सशस्त्र संघर्ष में शामिल रहे हैं। शिकार करने वाले पिशाचों का एक समूह या कुछ जिज्ञासु चुड़ैलें उन्हें परेशान नहीं कर सकती। हालांकि जाने से पहले मुझे कुछ देखना है। क्या आप आराम करेंगे अगर मार्थे आपके साथ रहे? मुझे अपनी चीजें एक साथ लाने की जरूरत है। मार्थे ये काम करेगी। येसाबेउ मदद करेगी अगर आप उसे इजाजत दें। मैंने सिर हिलाया। येसाबेउ के कमरे में वापस आने का विचार आश्चर्यजनक रूप से सुकून देने वाला था। मैथ्यू ने मुझे तकियों पर फिर से बिठाया। उसके हाथ कोमल थे। उसने मार्थे और येसाबेउ को धीरे से बुलाया और कुत्तों को सीढ़ियों की ओर इशारा किया,
जहां उन्होंने न्यूयॉर्क पब्लिक लाइब्रेरी में शेरों की याद दिलाते हुए अपनी स्थिति बना ली। दोनों महिलाएं चुपचाप कमरे में घूम रही थीं, उनकी शांत आवाज और बातचीत के अंश एक सुखद पृष्ठभूमि शोर पैदा कर रहे थे जिसने आखिरकार मुझे नींद में सुला दिया। जब मैं कई घंटों बाद उठा तो मेरा पुराना डफल बैग पैक होकर आग के पास इंतजार कर रहा था और मार्थे उस पर झुकी हुई थी और उसमें एक टिन रख रही थी। वह क्या है? मैंने अपनी आंखों से नींद मिटाते हुए पूछा। आपकी चाय, हर दिन एक कप, याद है? हाँ, मार्थे। मेरा सिर तकिए पर गिर गया। धन्यवाद हर चीज के लिए। मार्थे के घुंघराले हाथों ने मेरे माथे को सहलाया। वो तुमसे प्यार करता है, तुम्हें ये पता है। उसकी आवाज हमेशा से ज्यादा कर्कश थी। मुझे पता है, मार्थे। उसे भी नोव करो। हेक्टर और फॉलन ने अपना सिर घुमाया। उनका ध्यान सीढ़ियों पर आ रही एक आवाज पर गया जो मेरे लिए सुनने के लिए बहुत धीमी थी। मैथ्यू का काला रूप दिखाई दिया। वह सोफे पर आया और मेरा जायजा लिया और मेरी नब्ज महसूस करने के बाद स्वीकृति के साथ सिर हिलाया। फिर उसने मुझे अपनी बाहों में उठा लिया जैसे कि मेरा वजन कुछ भी नहीं था। मॉफिन ने ये सुनिश्चित किया कि जब वो मुझे सीढ़ियों से नीचे ले जा रहा था तो मेरी पीठ पर एक अप्रिय खिंचाव से ज्यादा कुछ नहीं था। हेक्टर और फॉलन हमारे छोटे जुलूस के पीछे आए और नीचे उतरे। उसका अध्ययन कक्ष केवल आग की रोशनी से रोशन था और इससे वहां रखी किताबों और वस्तुओं पर छाया पड़ रही थी। उसकी आंखें चुपचाप अलविदा कहते हुए लकड़ी के टॉवर की ओर झिलमिला रही थीं। लुकास और ब्लैंका को, हम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाएंगे, मैंने वादा किया। मैथ्यू मुस्कुराया, लेकिन ये कभी उसकी आंखों को नहीं छू पाया। बाल्डविन हॉल में हमारा इंतजार कर रहा था। हेक्टर और फॉलन मैथ्यू के पैरों के इर्द गिर्द घूम रहे थे ताकि कोई भी उसके करीब न आ सके। उसने उन्हें रोक दिया ताकि यसब्यू उसके पास आ सके। उसने अपने ठंडे हाथ मेरे कंधों पर रखे। बहादुर बनो, बेटी, लेकिन मैथ्यू की बात सुनो, उसने मुझे निर्देश दिया और मेरे गालों पर एक चुंबन दिया। मुझे आपके घर पर यह मुसीबत लाने के लिए बहुत खेद है। हाँ, इस घर ने इससे भी बुरा समय देखा है, उसने बाल्डविन की ओर मुड़ने से पहले जवाब दिया। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना, यसब्यू। बाल्डविन ने अपने होठों से उसके गालों को छुआ। बेशक, बाल्डविन सुरक्षित उड़ो, उसने बाहर जाते हुए धीरे से कहा। पिताजी के अध्ययन कक्ष में 7 पत्र हैं, मैथ्यू ने उसे बताया जब उसका भाई चला गया था। वह धीमी और बहुत तेज आवाज में बोला, एलिन उन्हें लेने आएगा, उन्हें पता है कि क्या करना है। यसब्यू ने सिर हिलाया, उसकी आंखें चमक रही थीं। और फिर से यही सब शुरू हुआ, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हारे पिता को तुम पर गर्व होगा, मैथ्यू। उसने उसके हाथ को छुआ और उसका बैग उठाया। हमने महल के लॉन में पिशाचों, कुत्तों और चुड़ैलों की एक पंक्ति बनाई। जब हम दिखाई दिए तो हेलीकॉप्टर के ब्लेड धीरे धीरे चलने लगे। मैथ्यू ने मुझे कमर से पकड़ लिया और केबिन में ले गया, फिर मेरे पीछे चढ़ गया। हम ऊपर उठे और पूर्व की ओर जाने से पहले महल की रोशनी से जगमगाती दीवारों पर कुछ क्षण तक मंडराते रहे, जहां सुबह के अंधेरे आसमान में लियोन की रोशनी दिखाई दे रही थी। अध्याय